बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी में हुआ था और 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, और जो साप्ताहिक पत्र मराठा था ये अंग्रेजी में था, और दैनिक पत्र केसरी था, ये मराठा में था। तो 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में था और दैनिक पत्र केसरी मराठी नाम के दो पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया था। तो 1893 में तिलक ने और गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को मनाया था। तो ये पूछा जाता है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को किसने मनाया था। तो गंगाधर ने बनाया था और कहाँ पे मनाया था, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के ये थे तो महाराष्ट्र में ही इन्होंने मनाया था। और गंगाधर के दो पत्रिकाएं हैं, एक है मराठा जो अंग्रेजी में है और एक है केसरी जो मराठी में, ये 1881 में। 1893 में ये गणपति उत्सव मनाया और 1895 2 साल बाद में शिवाजी उत्सव। तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव हो गया यहाँ पे। फिर बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। तो गंगाधर ऐसे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई थी। तो जो गंगाधर पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की, गंगाधर। और 1897 में राजद्रोह के आरोप में गंगाधर को 18 माह की कारावास हुई। 95, 96, 97 पहले 93 में तो गणपति उत्सव, फिर 2 साल बाद शिवाजी उत्सव, फिर 2 साल बाद इनको कारावास की सज़ा हो जाती है 18 महीने की। और 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1897 में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में दोनों बार राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सज़ा हुई, 6 वर्ष का कारावास। एक बार तो 18 महीने का था, तो 1908 में तो इनको 6 वर्ष की सज़ा कारावास हुई थी। 1908 से 14 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष तक काटे। तो ये जो गंगाधर थे 1908 से लेकर के 1914 तक मांडले जेल में 6 वर्ष ये काटे थे, बर्मा के मांडले जेल में। तो कितना कठिन संघर्ष किए। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेसी नेता थे पहले जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह के कारावास हुई और फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। तो 1908 से 1914 तक ये बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सज़ा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। जो तिलक को सज़ा सुनाए थे 6 वर्ष का, वो जज का नाम दावर था। जज का नाम दावर था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। तो जो वैलेंटाइन सिरोल थे इनकी बुक थी इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट किसकी बुक है? वैलेंटाइन सिरोल की। तो जो वैलेंटाइन सिरोल थे ये अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक के बारे में कहते हैं कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। जब यह बात तिलक ने सुना तो उनको बहुत ज़्यादा अपमानित फील हुआ और तिलक मतलब गंगाधर ने उन पर मानहानि का मुकदमा लगा दिया। गंगाधर ने मानहानि का वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा लगा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में गंगाधर को भारतीय शांति का जनक कहा था। प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के जो चापेकर बंधु थे दामोदर और बालकृष्ण ने
22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एरेस्ट की हत्या कर दी। तो प्लेग के समय प्लेग फैला हुआ था 1897 में, प्लेग फैला हुआ था, तो उस समय ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे थे अंग्रेज़, तो इसीलिए चापेकर उससे प्रभावित होकर के ज़्यादतियों से प्रभावित हो गए पूना में। तो पूना में ये प्लेग जो फैला हुआ था, इसमें चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण, जो चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एरेस्ट की हत्या कर दी। जो प्लेग के अधिकारी थे रैंड और एरेस्ट, इनकी जो है हत्या कर दी है। तो प्लेग के समय में ज़्यादतियों से प्रभावित होकर जो पूना के चापेकर बंधु थे दामोदर और बालकृष्ण को 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एरेस्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक परांजपे ने किया था। तो ये जो काल पत्रिका थी वो महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र से निकलती थी और ये क्रांतिकारी पत्रिका थी। तो महाराष्ट्र से जो क्रांतिकारी पत्रिका निकलती थी वो काल थी और इसका संपादन परांजपे ने किया था, इसका संपादन परांजपे ने किया था। तो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी पत्र था काल, जिसका नाम था, इसका संपादन परांजपे ने किया था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था 1905 में, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। तो क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक परांजपे ने किया था और 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। जिससे जो प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी 1906 में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और यह जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्र विपिन चंद्र पाल ने किया। तो न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र, तो न्यू इंडिया इंग्लिश में थी और 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। तो विपिन चंद्र पाल ने 2 पत्र निकाला था। न्यू इंडिया ये अंग्रेजी में थी और 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। तो ढाका में सलीमुल्लाह खां ने निमंत्रण दिया। सलीम ने, एक तरह से ऐसे याद करें कि नवाब सलीम ने ढाका में निमंत्रण दिया और नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे।
इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। तो 30 दिसंबर 1906 के 30 दिसंबर 1906 को जो ढाका के नवाब थे सलीम, ढाका के नवाब सलीम ने सबको निमंत्रण दिया। वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष बने और यहीं पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना। अब इस लीग का संविधान स्टार्ट हुआ कि संविधान कहाँ से बने, तो 1907 में इस लीग का संविधान कराची में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। तो ये जो मुस्लिम लीग का संविधान बना था 1907 में कराची में बना था। तो कराची में संविधान बना और उसमें ये कहा गया कि पहला अधिवेशन इसका 1908 में अमृतसर में होगा। पहला अधिवेशन इसका 1908 में अमृतसर में होगा, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 में सैयद इमाम ने किया। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 का पार्लियामेंटो सुधार ने मान लिया था। तो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ये जो मुस्लिम लीग थी उसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। तो मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में थी, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। तो लंदन में जो शाखा थी इसकी स्थापना सैयद अमीर अली ने किया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, उन्होंने निमंत्रण किया और वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष बने। और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ और इसका मुख्यालय लखनऊ में रखा गया। और फिर इसके बाद कहा गया कि इसका संविधान कैसे बनी लीग का, तो 1907 के कराची में इसका संविधान बना। और जब संविधान बना तो कहा गया कि इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होगा। सैयद इमाम इसके अध्यक्ष बने। और फिर जब इस अधिवेशन में आगा खां मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में सैयद इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन सबसे पहले बना था? आगा खां। आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में पार्लियामेंटो सुधार मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो मुस्लिम लीग क्या करती है कि बंगाल विभाजन का समर्थन करती है। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई। तो 1908 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली जाती है। और जब ये शाखा लंदन में खोली गई तो वहाँ पे सैयद अमीर अली ने इसको स्थापित किया था। भीकाजी रुस्तम कामा ये भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे। तो भीकाजी जो रुस्तम कामा थी वो भारत की थी, लेकिन वो जाकर के फ्रांसीसी नागरिक हो गई थी, जो जर्मनी के। तो फ्रांसीसी नागरिक थी। ये जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस थी? 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस थी। वहाँ पर ये तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना थी। तो विदेशी धरती पर पहली बार ध्वज फहराया था भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में। और जो कांग्रेस की इस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 7वां था ये, और ये फ्रांसीसी नागरिक थे। इनके माता पिता पारसी थे। तो भीकाजी जो रुस्तम कामा थी, इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। तो ये भीकाजी जो रुस्तम कामा थी वे दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी।
जो भीकाजी रुस्तम कामा थी, ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में ये काम की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की थी और ये फ्रांसीसी नागरिक थी। ये जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। तो विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की ये पहली घटना है। इनके जो भीकाजी रुस्तम कामा थे, इनके जो माता पिता थे वो पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। ये जो भीकाजी रुस्तम कामा थी, ये जो है इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। भीकाजी जो रुस्तम कामा थी, इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 1 जुलाई 1909 को जो मदन लाल धिंगरा थे, ये जो है क्या करते हैं कि विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी है। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। तो मदन लाल धिंगरा ने ही विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या की थी 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। फिर अगस्त में ही 1909 को मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने जैक्सन को गोली मार दी। तो 21 दिसंबर 1909 में दोनों हुए। जुलाई में हुआ मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी और फिर दिसंबर में हुआ अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने जैक्सन की गोली मार दी। अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। क्यों किया? क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट जो जॉर्ज पंचम थे और मेरी थी, ये जो इनके स्वागत के लिए किया गया। और जो दिल्ली दरबार था, इसमें निम्न घोषणाएं की गई। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन और लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और कौन आ रहा था? तो ब्रिटेन के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी आ रहे थे। इसमें क्या किया कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। बंगाली भाषी जो क्षेत्र थे उनको मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो जब ये सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी आए, तो इसमें इस दिल्ली दरबार जो हुआ आयोजन हुआ था, तो इसमें इन्होंने घोषणाएं की जॉर्ज पंचम और मेरी ने कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए और जो बंगाली भाषी क्षेत्र हैं उनको मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाए। बिहार एक अलग राज्य बनाया जाए और इसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आ रहे थे, इसीलिए लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। तो जो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें सम्राट जॉर्ज पंचम ने यह फैसला सुनाया। इसमें घोषणाएं की, सम्राट जॉर्ज पंचम ने घोषणाएं की कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो बंगाली भाषी क्षेत्र थे उनको मिला करके एक अलग प्रांत बनाया गया और बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था।
जो बिहार था उसे एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार एक अलग राज्य बना, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। जो राजधानी थी वो जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की। जॉर्ज पंचम ने कहा कि राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहेगी, अब दिल्ली रहेगी। तो ये 1911 में फैसला लिया गया था। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। तो ये याद रखना है कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। तो 23 दिसंबर 1912 को जो रासबिहारी बोस थे उन्होंने क्या किया, हार्डिंग जो था इस पर बम फेंक दिया। दिल्ली में हार्डिंग दिल्ली में था तो रासबिहारी बोस ने इस पर बम फेंक दिया 1912 में, जब दिल्ली स्थानांतरित हो गई तो हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम से 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। तो ये जो लॉर्ड हार्डिंग था, जब दिल्ली स्थानांतरित हो गई भारत की राजधानी तो रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंक दिया, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया। इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दीनानाथ इसमें सरकारी गवाह बन गए। अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी दे दी गई। तो ये याद रखना है कि हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रासबिहारी बोस ने 1912 में फेंका था। 23 दिसंबर 1912 को फेंका था। अरुंडेल कमेटी, लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में किया था। तो लॉर्ड मिंटो ने किया था अरुंडेल कमेटी को 1906 में। राजनीतिक सुधार हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में किया गया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल पुनः एक कर देने की संस्तुति की। तो अरुंडेल कमेटी क्या करता है कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है उसको अब एक कर दिया जाए, पुनः फिर से एक कर दिया जाए। और उसने कहा कि परिषदों का विस्तार किया जाए और सामंतों की समिति बनाया जाए। परिषदों का विस्तार किया जाए और सामंतों की समिति बनाई जाए। ये थी अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल कमेटी जो है राजनीतिक सुधार के लिए आई थी। अरुंडेल कमेटी राजनीतिक सुधार के लिए आई थी और लॉर्ड मिंटो ने 1906 में अरुंडेल कमेटी को फिर से एक बार देख लेते हैं। अरुंडेल कमेटी लॉर्ड मिंटो 1906 में राजनीतिक सुधार के लिए आई थी। 4 सदस्यीय कमेटी थी। इसमें यह सिफारिश किया गया कि भारत के विभिन्न परिषदों का विस्तार किया जाए और सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की गई। विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की गई। तो ये था। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। तो 1913 के साल में लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने की थी। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने की। स्वर्ण सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बने और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 की गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। गदर अंक भी प्रकाशित हुआ। गदर अखबार ये उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुलरुखी में चलने लगा। तो जो गदर अखबार था वो पहले उर्दू में चलता था। 9 दिसंबर 1913 से यह 1 महीने बाद यह गुरुमुखी में चलने लगा। पहले यह उर्दू में चलता था, फिर उसके बाद यह गुरुमुखी में छपने लगा।
प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा किस पर छपता था? ये गदर जो अखबार था इस पर छपता था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा किस पर छपता था? ये जो है गदर अखबार में छपता था। पहले गदर अखबार उर्दू में आता था, लेकिन 1 महीने के बाद ये गुरमुखी में छपने लगा था। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में, तो ये डेट याद रहना चाहिए, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष बने थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बने थे और जो कांशीराम थे इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था, इसे गुरदत्त सिंह ने 1914 में। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो गदर वाला हुआ था वो 1913 में हुआ था। फिर जो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था वो जो है 1914 में हुआ था। इसमें गुरदत्त सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था जहाज़। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 350 यात्री थे नाम, मतलब 350 + 1 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। जापान से आया और हुगली पहुंचा। तो हुगली जैसे ही बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचता है तो वहां पे तलाशी हुआ और संघर्ष हो गया। इसमें 18 यात्री मार दिए गए और 25 घायल हो गए। तो जो कामागाटा मारू जहाज़ था वो जापान से आया था। वहाँ पर बाबा गुरदत्त सिंह ने इस कामागाटा मारू जहाज़ को उन्होंने किराए पर लिया था। उसमें 351 लोग बैठे हुए थे, 351 क्रांतिकारी समझ लीजिए वही बैठे हुए थे। और उसके जब वो कलकत्ता के हुगली में बजबज बंदरगाह पर आए तो अंग्रेज़ों ने उनकी तलाशी लेना शुरू कर दिया और वहाँ संघर्ष हुआ। 18 लोग इसमें मारे जाते हैं और 25 यात्री घायल हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। तो यहाँ याद रखना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन था? हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। तो 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। दोनों दल मतलब कि जो दोनों दलों में एकता हो गई। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। तो 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों में एकता हो जाती है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल जाते हैं। तो मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग का भी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था।
और इधर इसकी अध्यक्षता इसमें जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल मिल गए और 1916 के अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे तो इसमें जो है लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से होता है। जिन्ना और गंगाधर के प्रयास से 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। फिर उसके बाद गंगाधर ने स्वशासन की प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो जो गंगाधर तिलक थे ये जो है 16 में थे 28 अप्रैल 1913 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। तो ये पूना में गंगाधर जो है पूना में करते हैं। पूना में इसके अध्यक्ष होते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा को अंग्रेजी में केसरी मराठी में के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। तो जो गंगाधर थे वो गंगाधर तिलक ने अखबार मराठा अंग्रेजी केसरी मराठी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडेयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल लीग के सचिव बनाए गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में किया था। तो एनी बेसेंट के दो पत्र थे, एक है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ। तो ये न्यू इंडिया दैनिक पत्र होता था और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक होता था। न्यू इंडिया दैनिक पत्र होता था। एनी बेसेंट ने दो पत्र प्रकाशित किए, एक न्यू इंडिया और एक जो है कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया दैनिक होता था और जो कॉमनवेल्थ है वो साप्ताहिक पत्र था। एक बार फिर से देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडेयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जबकि जो गंगाधर तिलक थे वो अप्रैल 1916 में, सितंबर 1916 में, वो 28 अप्रैल 1916 में ये जो है स्वशासन की प्राप्ति के लिए होम रूल लीग की स्थापना पूना में करते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, जो गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। उन्होंने दो पत्र निकाला, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। ये होम रूल लीग है, इसी के प्रचार प्रसार के लिए। और एनी बेसेंट का जो था जहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी अडेयार मद्रास में की थी। और जो जॉर्ज अरुंडेल थे ये इसके सचिव बने, होम रूल लीग के सचिव बने जॉर्ज अरुंडेल। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना आदि सभी ने इस लीग का समर्थन किया। तेज बहादुर सप्रू ने इस लीग से जुड़े हुए होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने के लिए एनी बेसेंट ने भी दो पत्रिकाएं निकाली। न्यू इंडिया दो दैनिक होता था और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ होता था।